नमस्कार, मैं मुकेश यादव मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.5। बच्चे यदि हम बात करें एक्सरसाइज 1.5 की, यदि हम बात करें एक्सरसाइज 1.5 के पहला क्वेश्चन, पहले के जितने भी पार्ट थे और दूसरे के जितने भी पार्ट थे हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो पिछला अगर आप जो बच्चे नहीं आए थे या जो ऑनलाइन वाले पढ़ने वाले हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर नहीं देखे थे तो पिछला पार्ट जो है वो जा करके यूट्यूब पर सर्च करिएगा मैप टारगेट। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मैप टारगेट तो हमारा लोगो आ जाएगा इस तरीके से, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पहला ऐसे लिखा रहेगा वीडियोज लिखा रहेगा, फिर और यहाँ लिखा रहेगा शॉर्ट्स, ऐसे कुछ करके एक आएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो हमने प्लेलिस्ट सबको बनाया है। एनसीईआरटी क्लास 9th, एनसीईआरटी क्लास 10th, एनसीईआरटी क्लास 12 यानी 12th। ठीक, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 9th पर क्लिक कर देना है। जितने भी वीडियो पढ़ाए गए हैं, जितना भी क्लास किया गया है, सब का सब अपलोड किया गया है। ठीक, वहां से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से और पढ़िएगा जरूर। ठीक, क्योंकि पिछला पार्ट देखे रहेंगे तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो करा कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि C और उसके व्यास D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। ये बच्चे करा कि यदि हम पाई की बात करें तो पाई किसका किसका अनुपात है, समझेगा। कह रहा है कि अगर हम बात करें, हाँ, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि क्या मान रहा है, वृत्त की परिधि, और परिधि को मान रहा है वो C। ठीक, इस बात में मत करते, वृत्त की परिधि मान रहा है और क्या मान रहा है आगे, करा अनुपात। अनुपात मतलब होता है बटे। जहां भी आपको अनुपात कहेगा तो आप क्या समझेंगे, बटे, या भाग मतलब भी अनुपात ही समझिएगा, या अनुपात मतलब भाग ही समझिएगा। दोनों तीनों बात सब एक ही है। ठीक, अलग अलग शब्दों में कहा जाता है, वो आपको जहां और जैसी आवश्यकता पड़ती है वहां पर ऐसा यूज किया जाता है। और उसके व्यास नीचे क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं जब प्रश्न आया है। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा कोई सर्किल यानी कि वृत्त है, अंग्रेजी में सर्किल कहा जाता है, हिंदी में वृत्त कहा जाता है। ये समझेगा ये वृत्त का केंद्र है, क्या है, केंद्र। तो समझेगा बच्चे ध्यान से, केंद्र को अंग्रेजी में कहा जाता है ऑरिजिन। ऑरिजिन कहिए या सेंटर कहिए, ठीक, लेकिन यहाँ समझिए, यहाँ ऑरिजिन से लिया गया है, इसलिए ऑरिजिन की जो स्पेलिंग स्टार्ट होती है कहाँ से होती है, ओ से। इसलिए वृत्त के केंद्र को किससे डिनोट किया जाता है, ओ से। बस भाई, इसकी जो टोटल लंबाई होती है, अगर इस टोटल लंबाई को हम नाप लेते हैं, इसे कहा जाता है सरकमफेरेंस अंग्रेजी में। हिंदी में कहा जाता है परिधि या पेरीमीटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो इसकी जो टोटल सरकमफेरेंस होती है यानी जो टोटल लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परिधि। क्या कहते हैं, और वृत्त के परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। बात समझ में आ रही है। ये बच्चे समझिएगा, ये हमारा केंद्र रहा। केंद्र से अगर हम किनारे की तरफ जाते हैं, मान लेते हमने ये केंद्र रहा, केंद्र से हम किनारे चले गए तो ये त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। अगर यहाँ से जाएंगे तो क्या कहलाएगी, त्रिज्या ही कहलाएगी। और ये समस्त त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। जट खींची, सबके सब कहाँ रहेंगी, बराबर। मान लेते हमने इसको खींच दिया तो ये सब आपस में कहाँ है, वृत्त की एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में कहाँ होती हैं। बात सबको समझ रही है बच्चे, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। पीछे वाले बच्चों को दिख रहा है नहीं, नहीं दिख रहा हो तो हम ऊपर बनाए, दिख रहा है सबको, चलिए ऊपर बना देते हैं, हो सकता है पीछे वाले कुछ। बच्चे ये हमारा वृत्त रहा, तो समझिएगा ध्यान से। भी हमने बताया कि केंद्र से यदि हम किनारे की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो समझिएगा अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या हुआ, ठीक। आगे ये बच्चे त्रिज्या को हम अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसलिए त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता है, यानी r से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, r से। यहाँ समझिएगा एक r हमारा ये हो गया। अब अगर मैं इधर बढ़ा दूं तो ये भी त्रिज्या होगी, है ना, हमारा वृत्त। एक r इधर और एक r इधर, यहाँ से यहाँ तक r है और ये यहाँ से यहाँ तक का है r, क्योंकि केंद्र से जाएगी किनारे तो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ समझिएगा एक त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या इधर, दो त्रिज्या,
कई त्रिज्या? 2। ये बच्चे अगर हम कोई रेखा खींचे और अगर वो रेखा हमारे व्यास से होकर सॉरी केंद्र से होकर गुजर जाए, ऐसे कहां से गुजरे? केंद्र से, तो उसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, इसलिए व्यास को डी से डिनोट किया जाता है, यानी डी से प्रदर्शित किया जाता है। बात तुम्हारी सबको? क्या बच्चे समझिए, अगर हम बात करें व्यास की तो ए व्यास में कई त्रिज्या होता? 1 2। व्यास में कई त्रिज्या होता? 2 त्रिज्या होता। बात समझना तो नहीं सबके? तो यहाँ समझिएगा, जब आप व्यास कहेंगे, अगर व्यास की चर्चा हो रही है तो आप क्या समझेंगे? समझेंगे कि उसमें 2 त्रिज्या है, यानी व्यास को अंग्रेजी में हम लोग डी कहते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। बस हमारे, या फिर r बराबर निकालना चाहें तो 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, आ जाएगा बटे में d/2 बराबर r। बस हमारे सबको तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये तो बात यहाँ पर आई थी तो हमने लिख दिया। अगर मैं इस अनुपात से पाई प्राप्त करना चाहूँ तो इसको मिटा देते। अगर इस अनुपात से मैं पाई प्राप्त करना चाहूँ, देखता हूँ कि पाई आता है कि नहीं। वृत्त की परिधि का भी हमने फार्मूला यहाँ लिखा तो मिटा दिया। क्या आता है? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। भीम से नहा कर नहीं आए हो? नहीं, दवाई ले रहे हो, नहाता आए हो, क्या कर रहा करो। चलिए ए बच्चे, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। और व्यास क्या होता है? ये लिखे हैं d बराबर 2r। अगर लिख देंगे 2r तो 2 से 2 कटेगा, r से r कट जाएगा, कहा जाएगा? यानी सही बात है कि जो पाई होता है किसके किसके बीच का अनुपात होता है? वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास। बात सुनाई कि नहीं? चलिए हम आते हैं। हालांकि ये सब बेसिक जानकारी थी, आया था तो हमको बता दें, ये सब पूछा नहीं था। चलिए समझते ध्यान से। तो कह रहा है बच्चे, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए c, परिधि को क्या माना यहाँ पर? c। मान लीजिए वृत्त की परिधि c और उसके व्यास व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर क्या दे रहा है? c/d। पाई बराबर वो कह दिया कि c/d है। पाई बराबर c/d। इस तथ्य, इसमें दूसरी किताब दीजिए, क्या है क्या नहीं पूरा दिख रहा है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि अगर बात करें, हम तो कल की क्लास में सीखे थे ना कि पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि पाई का जो अनुपात होता है c/d होता है, जो कि अंतर विरोध करता है। अंतर विरोध मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पाई परिमेय है। करा ऐसा लगता है कि जैसे पाई क्या है? परिमेय है। ऐसा अंतर विरोध करता है। तो आप किस अंतर विरोध को, इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। जब हम, यहाँ तो सहयोग की बात दिया है, सी और डी है। जब हम सी और डी को स्केल से नापते हैं, इतना करीब वैल्यू मिलती है, एकदम पास में, जैसे 1.999 ऐसे समथिंग, इसका भी आ जाएगा 1.998 ऐसे करके समथिंग आएगा। यानी सी और डी का मान इतना पास आता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जब ऐसे सेम सेम आएगा तो कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा, है ना। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई परिमेय है कि, जब हम सोचते तो हम सोचने का लगता है, सोचने लगता है कि पाई क्या है? परिमेय है। जबकि ऐसा नहीं है, पाई क्या है? इसमें कुछ बच्चे लगाना नहीं है, बस लिखना है। ठीक, लिखेंगे क्या बोल दे रहे हैं, ठीक बोल दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। लिखेंगे हम हिंदी में, बस लिखना है कि जब हम स्केल पर C और D को मापते हैं, जब हम स्केल पर C और D को मापते हैं, इतना सन्निकट मान प्राप्त होता है कि हम पाई को परिमेय संख्या मानने की ओर अग्रसर होते हैं, जबकि पाई एक हिंदी लिखा था। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न अच्छा है। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ये बच्चे आप लोग स्केल वगैरह तो लेकर आए नहीं है, लेकिन मैं जैसे सब लोग लाए हैं, सभी चलिए जो लाए हैं वो
जो लाए हैं तो वो प्रोसेस करते चलेंगे, जो नहीं लाए हैं वो समझेंगे और जा करके वीडियोस की सहायता से देख करके फिर से अच्छे से कर लेंगे स्केल की सहायता। मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये बच्चे हमें शो कर, पहले समझिएगा ध्यान से बस, हमें शो करना है, सब लोग वीडियो देख कर ही कर लेना, जो लाए होंगे सब पहले अंडर रूट समझिए, पहले सब लोग ध्यान, कोई अब लिखेंगे नहीं। अंडर रूट 9.3 को आए बच्चे शांत रहो, आए शांत रहोगे। हमें अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है। अगर ये रहा होता भैया कि 2 के शो करिए, 3 रहा होता, 5 रहा होता तो मैं आसानी से खींचता। जानता हूं कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर 0 होगा, इधर की सब प्लस की वैल्यू होंगी, इधर सब क्या होंगी -1 -2 -3, इधर 1 2 3 और जो भी कहता वहां हम शो कर देते भैया ये 2 रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, बच्चा किसी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है, बात करें यहाँ समझिए। लेकिन यहाँ पर हमको कुल मिलाकर के अंडर रूट में 9.3 दिया है, जो भी दे दिया पॉइंट में दे दिया, पॉइंट में देने के साथ साथ अंडर रूट में दे दिया। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से कैसे हम इसको बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। संख्या रेखा पर हमको शो करना है, तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। यहाँ दिया है 9.3, 9.3 दिया है, चलिए समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बच्चे, 9.3 माप की एक रेखा खींचेंगे। समझिए हम कितना खींचेंगे, 9.3, 9.3 से भी माप की एक रेखा खींच लेंगे और यहाँ नाम देंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर A, जबकि एंडिंग पॉइंट पर नाम देंगे B। ठीक, समझिएगा ध्यान से। अगर जिन बच्चों को स्केल में मापना नहीं आता, हमको एक स्केल दे दीजिए, हम बता देंगे। यहाँ समझिएगा ध्यान से। चलिए हमारे पास स्केल है, ये बच्चे शांत रहे। 9.3 आप लोग कैसे मापेंगे, यहाँ समझिएगा। कुछ बच्चे एकदम किनारे से मापते हैं, एकदम किनारे से नहीं मापना है। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा है 0 0 के सामने एक लाइन खींची बड़ी से, यहाँ से हमेशा मापा जाता है। जैसे कह रहा है कि 0 पॉइंट कहाँ गया, हाँ अभी सीधा है ना, हमारी तरफ से उल्टा दिख रहा है। क्या कह रहा कितना 9, यहाँ 9 तक जाएंगे। ठीक, कहाँ तक जाएंगे 9, लेकिन 9 के बाद कितना है, तो क्या काम करेंगे, 9 के बाद 3 छोटी छोटी रेखाओं गिनेंगे, 1 2 3। कहाँ से खींचेंगे, यहाँ से लेकर 9.3 तक, ये देखो यहाँ तक। ठीक, तो 9.3 तक हम लोग क्या काम करेंगे, रेखा सब लोग खींच लेंगे ना इसकी सहायता से। क्या करना है, पहले 9 तक खींचना, उसके बाद 3 रेखा छोटी छोटी और लेना है, तो जाएगा 9.3। तो सबसे पहले हमने 9.3 से भी माप की एक रेखा खींच लिया। ठीक, इतनी बात सबको क्लियर है। फिर हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से ही शांतिपूर्वक चलो स्टेप बाय स्टेप सुने। सबसे पहले हमने एक रेखा खींचा, इसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो है 9.3 सेमी। अब हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से ही मैं इसको 1 सेमी और बढ़ाऊंगा। कितना बढ़ाऊंगा, 1 सेमी। कितना, 1 सेमी। स्केल की सहायता से हमने 1 सेमी मान लेते हैं और बढ़ा दिया, यहां तक आ गया। और इसको नाम हमने दे दिया C। पहला है, ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या काम किया, 9.3 सेमी माप की एक रेखा खींचा। फिर हमने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट को A और एंडिंग पॉइंट को B नाम दिया। फिर हमने क्या किया कि 1 सेमी और बढ़ाया और उसको क्या नाम दिया, C नाम दिया। ठीक, बात क्लियर है सभी को। यहाँ लिख देते हैं कि ये कितना है, 1 सेमी। चलिए समझिएगा, आप लोग इसको मत शो करिएगा, समझाने के लिए हमने लिख दिया है, आप लोग इसको मत लिखिएगा, ये रचना लिखिएगा। चलिए समझिएगा ध्यान से। हमने सबसे पहले 9.3 सेमी माप की एक रेखा खींची, उसको 1 सेमी और बढ़ाया, नाम दिया C। अब हम खींचेंगे AC का लंब सम द्विभाजक। तो समझिएगा, लंब सम द्विभाजक का मतलब क्या होता है, लंब सम द्विभाजक। ये बच्चे, लंब का मतलब होता है, जब भी आपको लंब कहेगा तो समझ जाए कि एक दूसरे की रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, और जहां इंटरसेक्ट करेंगे यानी जहां प्रतिच्छेद करेंगी, जहां काटेंगी, वहां 90 अंश का कोण बनेगा। जब तक 90 अंश का कोण नहीं बनेगा तब तक रेखाएं परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत नहीं होंगी। रेखाएं लंबवत यानी लंब तभी होंगी जब 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से।
लंब मतलब यानी कि रेखाएं जब इंटरसेक्ट करेंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। सम मतलब होता है बराबर, ठीक, और द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भागो, यानी रेखाएं ऐसे काटेंगी कि एक दूसरे को क्या करेंगी, दो रेखाएं जो रेखा काटेगी वो क्या करेगी कि जब काटेगी तो 90 अंश का कोण बनेगा, साथ ही साथ दो बराबर भागों में बांट देंगे। बात हमारी है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, लंब समद्विभाजक खींचेंगे कैसे। अब हम क्या काम करते हैं, अगर इसके अब अगर ये 9.3 था और ये 1 हो जाए, तुमने हो गया 10.3, कितना हो गया 10.3 हो गया। चलिए समझिएगा ध्यान से। अब हम क्या काम करेंगे, इस रेखा का आधे से अधिक, कितना, आधे से अधिक गोला प्रकार में फिट करेंगे। समझिएगा, हाँ, पूरी रेखा का आधे से अधिक, इस AC का आधे से अधिक, समझिएगा आधे से अधिक मतलब जैसे मान लेता हूं मैं, ये हमारा इसके आधा रहा, अगर मान लेते हैं आधा यहाँ तक हो जाए तो यहाँ तक फिट कर लेंगे। आधे से अधिक, अगर मान लेते हैं आधा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक हो गया ना, मान लेते हैं आधा यहाँ तक अगर हो रहा है तो हम आधे से अधिक यहाँ तक फिट कर लेंगे। बस सुनाई सबको, आधे से अधिक, कितना, आधे से अधिक, आधे से अधिक फिट करने के बाद हम क्या काम करेंगे, गोला प्रकार की नोकी को एक बार हम A पर रखेंगे और ऐसे काटेंगे इधर कहीं कटेगा, और एक बार C पर रखेंगे तो ऐसे काटेंगे कहीं कटेगा। बात सुना रही है, हालांकि हम गोला प्रकार लेकर नहीं बना रहे हैं। आधे से अधिक गोला प्रकार में फिट कर लेंगे पेंसिल लगाकर, फिर एक बार गोला प्रकार की नोकी को A पर, एक बार गोला प्रकार की नोकी को C पर रखकर काटेंगे तो ऊपर की तरफ कटेगा। ठीक, अभी चाप को बदलना नहीं है। फिर हम क्या काम करेंगे, एक बार A पर रखकर ऐसे नीचे की तरफ भी काटेंगे, कहीं कटेगा ऐसे, और एक बार यहां से रखकर काटेंगे, फिर ये C से भी कटेगा कहीं कहीं। ठीक, यानी ऊपर भी काटना है और नीचे भी काटना है। तो जब ये कटेगा तो हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से इन दोनों कटान बिंदुओं को इस तरीके से मिला देंगे। ठीक, तो जब ये मिला देंगे तो यहाँ खुद ही 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात समझ रही है, और इसको हम नाम दे देंगे यम। क्या नाम देंगे, यम। बात समझ रही सबको, अब समझिए। फिर क्या काम करेंगे हम, ये बच्चे गोला प्रकार की नोकी को इस पॉइंट M पर रखेंगे। ये जो ये बिंदु है ना, ये बिंदु, गोला प्रकार की नोकी को इस बिंदु पर रखेंगे। समझिएगा ध्यान से, गोला प्रकार की नोकी को इस बिंदु पर रखेंगे और पेंसिल की नोकी को इस A पॉइंट तक ले चलेंगे। गोला प्रकार की नोकी को इस M पॉइंट पर और पेंसिल की नोकी को A पॉइंट पर, इतना फिट करेंगे गोला प्रकार में। बात सबको सुना रही है। फिर हम क्या काम करेंगे, इस M पर रख करके ऐसे घुमा देंगे। जब बच्चे हम ये ऐसे, तुम्हारा एक से इधर जाएगा, ऐसे तुम्हारा एक अर्धवृत्त बनेगा। क्या बनेगा, अर्धवृत्त। बात हमारे सबको, इतनी बात सब क्लियर है ना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आराम से बता रहे हैं। फिर हम क्या काम करेंगे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। इस रेखा को थोड़ा सा और आगे तो बढ़ा रहेंगे, या मानेंगे एक्स वगैरह। फिर समझिएगा ध्यान से, यहां से हम इस B पॉइंट पर चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश को बनाएंगे, चांदा लगाना सब लोग जानते हैं। चांदा कोई होगा तो मुझे बता दें, इसके पास चांदा है, एक चांदा बोल दीजिए। चले, चांदा है बच्चे, चांदा एक दिन एक बताया था कैसे चांदा लगाया जाता है, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। चांदा अगर बात करें तो यहाँ समझिएगा, चांदा में एक ऐसे ये लाइन है, ठीक, ये लाइन ऐसे है सीधी वाली। तो जिस रेखा पर हमें कोण नापना है, पहले हम अपने इस लाइन को उस रेखा पर फिट करेंगे। फिर इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ये छोटी सी रेखा है, दिख रहा है सबको, एक छोटी सी रेखा है। इस छोटी सी रेखा को हम क्या काम करेंगे कि जिस पॉइंट पर बनाना चाहते हैं उस पर फिट करेंगे हम। तो मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर बनाना है, तो इस तरीके से मैं फिट करूंगा और देखूंगा कहाँ 90 लिखा है, तो ये रहा 90। 90 के सामने टिक कर लूंगा। मान लेता हूँ यहाँ 90 है, तो 90 के सामने में क्या किया, टिक कर लिया। ये कर रहा हूँ, तो 90 के सामने हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। और टिक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे, तो हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक, हालांकि हमारा टेढ़ा है, हम तो स्केल लेकर बना नहीं रहे हैं। चलिए, ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। जब 90 अंश का बच्चे, जब 90 अंश का कोण बनेगा तो ये जो हम अर्धवृत्त खींचे थे इसको कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगा, है ना।
तो हम क्या काम करते हैं, जहां इंटरसेक्ट करेगा उसको हम मानेंगे डी। क्या मानेंगे बच्चे? डी। क्या मानेंगे? डी। फिर हम क्या काम करेंगे, बीडी त्रिज्या लेंगे। कौन सी त्रिज्या? बीडी त्रिज्या लेकर के हम क्या काम करेंगे, गोला प्रकार में। बीडी त्रिज्या मतलब गोला प्रकार में उतना फिट करेंगे। गोला प्रकार की नोकी बी पर होगी और पेंसिल की नोकी कहाँ होगी? इतना फिट करने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ऐसे रखकर ऐसे घुमा देंगे, ये जाकर कहीं कहीं से इस रेखा को हमारे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और यही पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, √9.3 होगा। इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, बी को हमने सपोर्ट लेते हैं या पॉइंट भी ये मान लेते हैं हमारा क्या रहेगा, 0। ठीक है, आप पॉइंट भी मान लेते हैं इधर। ठीक, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, √9.3 होगा। और अच्छे से बनाना चाहते हैं, देख रेखा यहाँ से आप इसको रहने दीजिए। और अच्छे से करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी रहने दीजिएगा, यहाँ से एक रेखा खींच लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ नाम दे दीजिएगा क्या, 0, और इधर नाम दे दीजिएगा, मान लेते हैं हम 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, 2, 3, इधर मान लेते हैं 4। ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा, इधर हमारा ऐसे रहेगा। ठीक, बात सुनाई, ये हमारा बन जाएगा नंबर लाइन पर √9. बात क्लियर है सभी को? ठीक, तो आप हम एक बार फिर से सारे स्टेप को दोहराना चाहेंगे। क्या किए थे, सबसे पहले हमने 9.3 सेमी की एक रेखा खींचा था, नाम दिया था AB। क्या नाम दिया था? AB। फिर हमने 1 सेमी और बढ़ाया जिसे नाम दिया C। इस रेखा को हम और आगे तक बढ़ाया। फिर हमने क्या काम किया, A पर और C पर रखकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के चाप लगाया ऊपर और नीचे दोनों तरफ। फिर ने क्या किया, लंब समद्विभाजक खींचा, इस रेखा को M पॉइंट पर काट रहा था। फिर ने क्या किया, AM त्रिज्या इतना फिट किया गोला प्रकार में, फिर करके घुमा दिया कि हमारा एक क्या प्राप्त होगा, अर्ध वृत्त प्राप्त होगा। फिर हमने क्या काम किया, B पर 90 अंश के कोण की रचना की। जब हमने B पर 90 अंश के कोण की रचना की तो हमारे अर्धवृत्त को कहाँ काट रहा था, D पर। हमने फिर BD त्रिज्या फिट किया, तो जाकर के हमारे कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पर, यम दे देते हैं। अच्छा, हम दिएगा यम दे देते हैं, क्या लिख देंगे, अतः जब लास्ट में रचना है बच्चे, रचना कैसे लिखेंगे, अतः बी नहीं, चलिए रचना बोलते रहे, रचना सुन कर लीजिए। कहे जैसे जैसे सुखी है आपको रचना देना। चलिए यहाँ पर नाम दे देते हैं, मान लेते हैं हम P और यहाँ पर नाम दे देते हैं Q। रचना बच्चे कैसे लिखेंगे समझिएगा ध्यान से। रचना में आपको लिखना होगा सर्वप्रथम 9.3 सेमी, पहला स्टेप, पहला पॉइंट होगा। हेडिंग डालिएगा रचना इतना बनाने के बाद, और फिर लिखिएगा रचना में पहला पॉइंट लिखिए, हम बोलते रहे। रचना में लिखिएगा सर्वप्रथम 9.3 सेमी माप की एक रेखाखंड AB खींचे, पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे B से 1 सेमी और आगे तक बढ़ाया जिसे C नाम दिया, दूसरा पॉइंट कंप्लीट। ठीक, फिर हम लिखेंगे A तथा C को केंद्र मानकर, तीसरा पॉइंट है, A तथा C को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को P तथा Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, फिर हम देखिएगा ये, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे P तथा Q को मिलाया। अगले पॉइंट लिखेंगे P तथा Q को मिलाया। लिखेंगे कि अगले पॉइंट में कि P और Q को मिलाने पर जो PQ रेखा है, जो PQ रेखा है वो AC को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे AM त्रिज्या लेकर, AM था ना, AM त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचे। अगला पॉइंट होगा इसके बाद वाला कि फिर B पर 90 अंश के कोण की रचना की। फिर लिखेंगे BD त्रिज्या लेकर एक और अर्धवृत्त की रचना किया। फिर BD त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो AX, यहाँ A था, यहाँ X था, जो AX को N बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, AX को N बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः ये BN, अतः BN बराबर √9.3 सेमी। बात क्लियर हुई सबको? तो रचना स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है, सुन करके आप वहां से लिख लीजिएगा रचना जरूर। ठीक, इसको बनाने के बाद रचना में है, रचना यदि आप नहीं लिखते हैं तो गलत मान लिया जाएगा, कहेगा नहीं रचना करेंगे, आपको करना होगा, बताना पड़ेगा ना कैसे कैसे किए हैं। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं।
अब बच्चे समझिएगा ध्यान से, क्या कि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन था तो काफी वक्त लग गया इसमें। अब हमारा है परमेयीकरण। थोड़ा सा परमेयीकरण के बारे में बता देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे कल उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से कर देगा तो कर ही देते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे यदि हम बात करें रचना की तो रचना करें परमेयीकरण की, तो हर का परमेयीकरण है। अब पहले आप जान लीजिए बच्चे, यदि कोई अंश है हमारा, मान लेते हैं 3/2 है पर भिन्न है, यदि कोई भिन्न 3/2 है, इस ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं नीचे वाले को हर, और नीचे वाले को हर कहते हैं। अंग्रेजी में नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कहा जाता है, इसे नोमिनेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ समझिएगा अंश और हर। तो हम लोग यहाँ सीखेंगे हर का परमेयीकरण। तो हर का परमेयीकरण बच्चे बेहद आसान है, बहुत कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं यदि हमारे पास कोई परमेय संख्या दे कोई संख्या दे दिया गया, जैसे मान लेते हैं 5/√2 - 3 ऐसे कर दिया और कहेगा कि इसका हर का परमेयीकरण करिए। तो समझिएगा हर का परमेयीकरण होता क्या है कि सेम टू सेम उसी संख्या से ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि अगर यहाँ माइनस रहेगा इसके जस्ट अपोजिट से गुणा करेंगे, प्लस प्लस से गुणा करेंगे। अब अगर प्लस रहेगा तो माइनस, बस साइन चेंज कर देते हैं, बाकी उसी संख्या से ऊपर भी और उसी संख्या से नीचे भी गुणा होता है, बस साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है। बात सुनाइए कि नहीं, समझिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन उठाते हैं, 5वें का पहला प्रश्न है। ये बच्चे दिया है 1/√7 बराबर। तो समझिएगा ध्यान से, ये तो सिंगल है, इसमें तो कोई प्लस माइनस वाला चेंज करना नहीं है। इसमें क्या है, नीचे क्या है √7, तो √7 से ऊपर भी और √7 से नीचे भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, 1/√7 ये तो हमारा राह भाई करेगा, है ना। √7 से ऊपर भी √7 से नीचे, बुलाओ उसको, तो इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। क्या नाम मुन्ना, खड़ा जाओ। हाँ तुम्ही को कर रहे हैं, इसी में से बुलाओ, बैग वाला जो बैग टांगा है। नहीं बगल, आपके बगल जो बैठा है। हाँ खड़ा जाओ ना, ये हाँ बस। क्या नाम है तुम्हारा, पढ़। आदर्श कौन सी क्लास में हो? अच्छा 10th में हो, पहले आ गए तो उधर पीछे झाँकोगे। यहाँ समझिएगा ये बच्चे √7 से ऊपर भी और √7 से नीचे भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। √7/√7। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमारा आ जाएगा 1/√7 बराबर, एक गुणा अगर √7 में करेंगे कितना आएगा, अपान है बच्चे। इसे करेंगे 49 का वर्गमूल 7। या हमने बताया था कि सेम टू सेम वैल्यू रूट की रहे तो रूट क्या होता है, हट जाता है, क्या हो जाता है, कितना आ जाएगा, हर का परमेयीकरण। दूसरा प्रश्न समझते हैं बच्चे। दूसरे प्रश्न की यदि बात करें हम, 1/√7 -√6 है ना। तो यहाँ समझिए बच्चे, मैंने बताया था 1/√7 -√6 बताया था कि सेम टू सेम उसी संख्या से गुणा किया जाता है। बस फर्क इतना होता है कि अगर प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ क्या है, तो माइनस से गुणा करेंगे प्लस से, सेम संख्या यही रहेगी। बस हम क्या काम करेंगे, √7 प्लस √6 अपान √7 प्लस √6। बात समझ आई सबको। तो बस हम क्या करते हैं बच्चे, गुणा कर लेते हैं। एक का गुणा करेंगे तो ऊपर रीजन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, हो जाएगा √7 प्लस √6 अपान। ये बच्चे समझेगा, जब मैं 7 में 7 गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि 7 × 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। कुल मिलाकर के 7, इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। ये भी प्लस प्लस ही ना होगा। 7 × 42 कितना हो जाएगा, √42। इसका करेंगे, अब इसका दोनों कर दिए, इसका करेंगे, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 × 7 = 42 √42। उसके बाद ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 6 √6 गुणा √6 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ये प्लस से और ये माइनस कट गया। यहाँ समझिए ऊपर बचा हमारा √7 प्लस √6 और यहाँ 7 में से 6 घट जाए कितना बचेगा, 1, और बटे 1 नहीं लिखा जाता है, √7 प्लस √6। बात समझ आई सबको।
चलिए अगला समझते हैं। तीसरा आप लोग कर सकते हैं? तीसरा होमवर्क देते हैं? चलिए तीसरा हम होमवर्क दे रहे हैं और चौथा बता दे रहे हैं। चौथा बता दे थोड़ा सा, एक ही दे देते हैं, बच्चे हो सकता ना कर पाए। चौथा हम बता देते हैं। चौथा दिया है, तीसरा सबको होमवर्क मिला है 1/√7 -2। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हम हर का परमेकड़ बताया भी आपको, हमने तरीका बताया कि सेम टू सेम उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, बस साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस। तो हम क्या काम करेंगे 1/√7 -2, ये तो ऐसे रहेगा, गुणा किससे करेंगे 1/√7 + 2 /√7 + 2। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी तो हो जाएगा √7 + 2। क्या समझिए, जब 7 में 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यानी √7 में √7 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये प्लस और ये भी प्लस तो क्या आ जाएगा प्लस है। यहाँ समझिएगा गुणा करेंगे बच्चे, ये रूट में है ये विदाउट रूट में है, 7 दूनी 14 मत करिएगा, क्योंकि गुणा तभी होगा जब सजातीय होगा। ये सजातीय नहीं है, ये रूट वाला जात वाला है, विदाउट रूट वाला जात वाला है, तो सजातीय नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 2/√7। इसका गुणा करेंगे माइनस या प्लस क्या हो जाएगा माइनस, गुणा करेंगे हो जाएगा 2/√7। इसका करेंगे ये माइनस या प्लस का हो जाएगा माइनस और 2 दूना 4। ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ऊपर बचा हमारा √7 + 2 / 7 में से 4 घट जाएगा 3 हो जाएगा, 1/√7 -2। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।